बड़ा अच्छा सवाल है जी, मगर आसान जवाब है। पाकिस्तान की इंपोर्ट्स जो हैं वो कोई 70 बिलियन डॉलर के करीब हैं, ज़्यादा उससे। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स है वो 30 बिलियन डॉलर, तो एक गैप आ गया 40 बिलियन। ये कहाँ से आएंगे? उसमें से जैसे आपने जिक्र किया कोई 30-31 बिलियन रेमिटेंसेस से आ जाते हैं, फिर भी 8-9 बिलियन रह गया, वो कहाँ से आएंगे? पहली बात, आईएमएफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि पाकिस्तान एक बार फिर एक नए प्रोग्राम के लिए, यानी कि जो लोन हम बार बार आईएमएफ से मांगते हैं, एक नए लोन के प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान को उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया है कि हाँ ठीक है, उसके ऊपर बातचीत की जा सकती है, डायलॉग हो सकता है पाकिस्तान नेक्स्ट प्रोग्राम जो आईएमएफ का है उसमें भी शामिल हो जाए। तो हमारे जो है प्राइम मिनिस्टर ने बैठ के वहाँ पे कह दिया कि वी आर बैगर्स नॉट चूजर्स, तो इससे बड़ी क्या बात हो सकती है? उन्होंने सच कहा था, ये सच कहा था, हमने बड़ा लिया जी इसने ये बात की, हमारी इंसल्ट कर दी। वो सही कहा है उन्होंने कि वो हम बैगर्स नहीं है, जाहिर बात है हम उठा के कभी किसी कंट्री के पास, और कंट्रीज़ भी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए ही सारा कुछ करती हैं। और कभी भी ये ना समझें कि चीन हमारा बड़ा दोस्त है, वो हमेशा OIC के जो मेंबर हैं, चीन दोस्त है, OIC भी अगर है तो सारे थोड़े थोड़े फंड दें और हमें क्राइसिस से निकाल दें। नहीं सर, कितनी दफ़ा फंड देना, हाँ चीन आपको कितनी दफ़ा, आपको पता है चीन का कितना कर्जा है हमारे? चीन बहुत दफ़ा फंड दे चुका है पाकिस्तान को। इसके अलावा सऊदी अरब हर दफ़ा आपकी मदद करता है। वो क्या करें, वो उन्होंने आपका ठेका नहीं लिया हुआ जी। देखें जी, एक वो आपको अपने कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं, इतना कुछ आपके साथ करते हैं, ठीक है, और वो अपने इंटरेस्ट के लिए कर रहे होते। कभी भी ना ये सोचें कि वो आपको जो है वो एम ही पैसे दे जा रहे हैं। दोस्ती की बुनियाद पे, इस्लामिक उम्मा की बुनियाद पे क्या ऐसे पैसे मिलते हैं? इस्लामिक उम्मा को तो छोड़ देना, चलें वो तो ठीक है, उसमें हम कह सकते हैं कि हमारा रिलीजन मैटर करता है कि चले हम मुसलमान भाई हैं, तो चीन आपको पैसे क्यों देता है? वो क्या उसके मुफादात हैं, जाहिर बात है आपसे, ठीक है जी। और हमारे मिनिस्टर ये कहते नजर आते हैं कि भाई हम IMF के साथ ये डील कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन उनका भी बिजनेस है, वो हमें अगर पैसे देते हैं तो उससे ज़्यादा पैसे वापस लेते हैं। जय हिंद दोस्तों। 1947 में जिन्ना की जिद से बने पाकिस्तान नाम के टुकड़े के साथ कर्ज नाम की जोक ऐसी चिमटी कि उतरने का नाम ही नहीं ले रही। अपने जन्म के साथ ही इसके हुक्मरानों को कमाई का सबसे बढ़िया जरिया मिला दूसरों की मदद। सबसे पहले ब्रिटेन और अमेरिका का पिछलग्गू बना यह देश इन देशों से मदद पाता रहा। फिर इसके हुक्मरानों को भी किसी प्रकार की नीति जो इसके भविष्य में काम आती उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं हुई। उसके बाद जब अमेरिका व ब्रिटेन से काम नहीं चला तो इसके हुक्मरानों ने फिर कोई और नीति ना बनाकर सिर्फ मदद की नीति अपनाते हुए मुस्लिम देशों से इस्लाम के नाम पर मांगना शुरू किया। इसके बाद पाकिस्तान की ज़िंदगी में आया चीन, लेकिन पाक के हुक्मरानों ने फिर से अपने देश को खुद मुख्तार बनाने की कोई नीति नहीं बनाई। अब इसकी ज़िंदगी से अमेरिका, यूरोप व अरब अपने को अलग कर चुके हैं। वहीं चालाक चीन इसको एक देकर चार वसूलने में लगा हुआ है और इसके हुक्मरान कभी IMF तो कभी वर्ल्ड बैंक तो कभी अरबों के पास अपने कर्ज के दलदल से बाहर निकालने को गुहार मांगते नज़र आते हैं। लेकिन आज पाकिस्तान उस हालात में आ चुका है, आके खड़ा हो गया है कि कर्जा लेकर सिर्फ कर्जा ही उतार पाता है। आवाम के पास ना आटा है, ना बिजली, पानी, सड़क जैसी सुविधाएं। निकट भविष्य में तो पाक इस दलदल से बाहर आता नहीं दिखता। आगे इसी मुद्दे पर पाक मीडिया व पाक आवाम को सुने। आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। उसके अलावा ये सिर्फ इंपोर्ट्स को फाइनेंस करने के लिए, उसके अलावा आपने जो डेट सर्विसिंग करनी है, जो लोगों के पैसे देने हैं आउटसाइड द कंट्री, वो भी 7-8 बिलियन डॉलर है पर ईयर। चाइना वाले हैं, IPPs की पेमेंट्स करनी है वगैरह वगैरह। तो ये 15-20 अरब डॉलर का एक वैक्यूम है, खसारा है। तो ये कहाँ से ये पूरा होगा? तो ये पूरा होगा, कुछ सऊदी अरेबिया आपको आपके स्टेट बैंक के अंदर 2-3 बिलियन डॉलर डिपॉजिट कर दे ताकि आपके रिजर्व्स बढ़ जाएं। उसके साथ ये है कि कम से कम पैसे तो आ गए। कुछ दुबई से ले लें, 4-5 ये ऐसे इकट्ठा कर लें। कुछ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इनकरेज करें कि आए लोग पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करें और उस इन्वेस्टमेंट से आपको डॉलर्स मिलेंगे। रेकोडिक के शेयर्स बेच दें, प्राइवेटाइज कर दें फॉरेन कंपनी को, तो कुछ 3-4-5 अरब डॉलर इस तरीके से इकट्ठा कर लें। मगर ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, वो जो 1 बिलियन डॉलर साल का जो लेना है ना आपने IMF से, ये सारी की सारी चीज़ उस पर डिपेंड करती। क्यों? वो वर्ल्ड बैंक कहता है कि जी अगर IMF आपको
में आपके अंदर कॉन्फिडेंस रखती है तो फिर हम आपको कुछ देंगे। अगर आईएमएफ ना कर दे तो फिर हम भी नहीं देंगे आपको। सऊदी अरेबिया कहता है अगर आईएमएफ ना कर दे तो हम भी नहीं देंगे। दुबई कहता है अगर आईएमएफ ना कर दे हम भी नहीं देंगे, क्यों? आईएमएफ इज़ द ग्लोबल लेंडर। आईएमएफ जिसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है उसके तो सारी दुनिया का कॉन्फिडेंस आ जाता है। जब आईएमएफ कहती है हमारा कोई कॉन्फिडेंस किसी में नहीं है तो कुछ नहीं मिलता, पहली बात। तो आईएमएफ से हर साल $1 या $2 बिलियन लेना, उसके साथ आपके बाकी सारे रास्ते खुलने शुरू हो जाते हैं। फिर वर्ल्ड बैंक भी देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक भी देता है, फिर जापानी भी दे देते हैं, फिर पेरिस क्लब वाले भी दे देते हैं, फिर कुवैत भी दे देता है थोड़ा बहुत। तो एक पूरा ख़जाना पूरा होने का इम्कान बन जाता है। तो दूसरी बात ये कि आईएमएफ की जो लोन होता है वो आधा % या 1% पे होता है। एक समझे एक किस्म का फ्री पैसा आपको दे देते हैं खर्च करने के लिए, और वो ये कंडीशन ज़रूर लगाते हैं कि जो पुराने पैसे दिए हैं वो वापस ही साथ साथ करते जाएं। तो इसलिए ये जो खसारा है 15-16 अरब डॉलर का जो कि मैंने अभी आपको बताया है, इसको पूरा करने के लिए आईएमएफ से $2 बिलियन हर साल अगर आपको मिल जाए 1% पे, उसके पीछे फिर एक ट्रेन लग जाती है। फिर वर्ल्ड बैंक से भी $1.5 बिलियन मिल जाता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से भी $1 बिलियन मिल जाता है, इधर से भी उधर से भी सारे लोग तैयार हो जाते हैं, बिकॉज आईएमएफ ने आपके इकोनॉमी के अंदर एक कॉन्फिडेंस का इजहार किया। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त बहुत सख्त जरूरत है अमेरिका की, और पाकिस्तान किसी किस्म का भी पंगा नहीं ले सकता है अमेरिका से, क्योंकि जाहिर है कि हमें पैसा तो वहीं से मिलता है। फिलहाल ईरान की तरफ से यही कहा गया है कि ईरान जो है वो पाकिस्तान में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेगा, और उसके बाद आगे जाहिर है सब लोगों को इंतजार इसी बात का है कि जो पाइपलाइन, गैस पाइपलाइन पे काम करना है उसके बारे में कब कोई खबर जो है वो दोनों तरफ के लीडर यानी कि ईरान के भी और पाकिस्तान के भी लीडर जो हैं वो आखिर जो असल खबर है गैस पाइपलाइन की उसके ऊपर कब बात करेंगे। इस्लामाबाद में 11th एवेन्यू एक रोड का नाम था, जी हाँ था, अब नहीं रहा, उसका नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया है। वैसे ये भी हमारे यहाँ अजीब ही सिलसिला है कि ईरान से क्योंकि प्रेसिडेंट आए हैं तो अब 11th एवेन्यू जो है उसका ना इस्लामाबाद में उसका नाम ईरान एवेन्यू रख दिया गया, यानी कि अब वहां पे ईरान जो है वो समझिए कि आ गया है जैसे। अब मुझे ये बात कभी समझ नहीं आई कि आखिर ये हम नाम क्यों ऐसे रख देते हैं। जैसे हमारे यहाँ श्रीनगर हाईवे भी है, जी हाँ, इस्लामाबाद में ही आपको श्रीनगर हाईवे भी मिल जाएगी, यानी श्रीनगर हमारे पास नहीं है लेकिन हाँ श्रीनगर हाईवे हमारे जरूर है। शाह फैसल मॉस्क, जी हाँ इस्लामाबाद में है शाह फैसल मॉस्क। आप लोगों ने अक्सर गूगल पे देखा होगा या इंटरनेट पे यकीनन आप लोगों ने देख रखी होगी, काफी बड़ी एक मस्जिद बनाई है और उसका नाम रखा है शाह फैसल मॉस्क। ये भी एक बहुत अजीब सी बात है कि किंग शाह फैसल जो है वो कभी भी पाकिस्तान नहीं आए और ना उन्होंने यहाँ पे कभी कदम रखा, लेकिन हाँ शाह फैसल मॉस्क हमने बना डाली उनके नाम पर। पता नहीं उस भी शायद कोई बटरिंग का ही चक्कर चल रहा होगा कि कोई बटर लगा दो उनको तो शायद हमें कुछ मिल जाए। और यही बात हमने अब ईरानियन प्रेसिडेंट के आने पे की है कि हमने जो रोड का नाम था वो 11th एवेन्यू था उसको ईरान एवेन्यू कर दिया है। और जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल श्रीनगर हाईवे जो है वो भी इस्लामाबाद में। ऐसा लगता है कि जो इमरान खान के साथ एक लीडर हुआ करती थी और उन्होंने टीवी पे कहा था कि जब तालिबान आएंगे तो वो हमें कश्मीर लेकर देंगे, ये बात बहुत मशहूर हुई थी और बहुत लोग जो है इस बारे में बात किया करते थे कि पाकिस्तान में जो है वो इमरान खान की पार्टी की जो लीडर थी या कह लीजिए मेंबर थी, लीडर तो खैर नहीं कहना चाहिए, मेंबर थी, उनका कहना ये था, टीवी चैनल के शो में उन्होंने कहा था कि जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी, उस वक्त तक तालिबान की गवर्नमेंट आई नहीं थी, आने वाली थी, तो उन्होंने कहा जब तालिबान की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो हमें कश्मीर लेकर देगी भारत से। हो सकता है तालिबान इस वजह से कश्मीर अभी तक भारत से नहीं ले सके कि वो कंफ्यूज हैं, क्योंकि श्रीनगर हाईवे तो पाकिस्तान के अंदर ही है, तो वो सोचते हैं कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मुझे लग रहा है बिल्कुल ऐसे ही है। असल में पाकिस्तान का इशू जो है ना वो इतना सिंपल है नहीं। अच्छा, हमें सबको लग रहा होता है कि जी फलां आ जाएगा तो वो बड़ी आके ना जल्दी से इसको पता नहीं क्या कोई जादू की छड़ी घुमा देगा, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान का ये परमानेंट इशू है। अगर हम बहुत पीछे चले जाएं तो ये पाकिस्तान पहले चूँकि जो है
अब आपका रूस जो है वो इधर जंग लड़ता रहा, ठीक ठीक है, 11 साल तक वो रहा अफगानिस्तान में, ठीक हो तो गया। तब आपको डॉलर्स मिलते रहे अमेरिका से, ठीक है, क्योंकि अमेरिका जो है वो हथियार सप्लाई करता था इधर से और रूस के खिलाफ। ऐसे ही है। उसके बाद फिर जो है अमेरिका यहाँ पे आ गया तो फिर हमारे डॉलर्स आना शुरू हो गए। तो हम शुरू से देखें तो हम अपने पाँव पे कभी भी नहीं खड़े हुए। हम यानी 1947 से लेके आज 2023 तक कभी ऐसी सिचुएशन नहीं बनी कि हम ये कह सकते हैं या कह सकें कि भाई पाकिस्तान अपने बलबूते पर चल रहा है। बिल्कुल कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान हमेशा फॉरेन एड्स पे चलता आया है और पाकिस्तान कभी भी चल ही नहीं सकता, क्योंकि अभी करंट सिचुएशन के मुताबिक अभी हमारे कंट्री जो मंथली एक्सपेंसेस हैं ना, ईयरली एक्सपेंसेस सॉरी, वो कुछ 14,000 अरब के करीब ठीक है। है। और पाकिस्तान की जो ईयरली इनकम है टैक्स के थ्रू और सारा जो एक्सपोर्ट्स करके जो इनकम होती है वो कुछ 12,000 अरब है, ठीक है। ठीक है। अब 12,000 अरब में से 7,500 अरब हर साल जो हमने लोन्स लिए हुए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ में से उनकी इंस्टॉलमेंट्स पे करने पे चला जाता है, और हम एजुकेशन पे और अपना जो है हेल्थ पे सिर्फ 0.7% हमारे बजट का जो है वो उस पर लग रहा है। लगता है। अब 14,000 अरब आपके एक्सपेंसेस हैं, 12,000 आपने कमाया, उसमें से 7,500 अरब तो उधर चला गया। कुछ 2000 तो ऑलरेडी कम कमाया, जितना हमारा खर्चा है उससे 2000 ऑलरेडी हमने हाँ कम जी, कमाया। कम कमाया। तो अब 14,000 अरब जो खर्चे पूरे करने हैं हाँ हाँ, वो कहाँ से होंगे? वो कहाँ वो से हम क्या करते हैं, हर साल नए कर्जे लेते हैं, ठीक है, फिर उन कर्जों की इंस्टॉलमेंट्स देने के लिए और कर्जे लेते हैं। ऐसे ही है। ये हमारा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कहाँ पे एंड होगा इसका। आपने पाकिस्तानी आवाम और मीडिया को सुना, जिसका मानना है कि पाकिस्तान के पास ऐसा कोई साधन नहीं है जिससे वो आज इस कर्ज के दलदल से बाहर आ सके। ना ही कोई ऐसी नीति है। आमदनी के मुकाबले खर्चे ज़्यादा हैं। पाकिस्तानी रुपया दिन प्रतिदिन गर्त में जाता दिख रहा है। सरकार पर अभी भी सेना का ही कब्जा दिखता है, जो सिर्फ अपनी सत्ता ही बचाने में लगी रहती है। भ्रष्टाचार आज भी चरम पर है। जो लोग टैक्स दे सकते हैं वो नहीं दे रहे, और जो जनता के पास टैक्स के देने के लिए पैसे तो छोड़ दीजिए, आय का व अन्य वस्तुएं तक खरीदने के पैसे तक नहीं है। वहीं सऊदी अरब व यूएई आज मुस्लिम देश के नाम पर कुछ भी देने को तैयार नहीं है। ऊपर से चीन दिन पर दिन अपने कर्ज का जाल पाकिस्तान पर फैलाता दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान सिर्फ और सिर्फ मांगने के अलावा कुछ नहीं कर पा रहे। उनके पास कुछ करने की शक्ति भी नहीं होती। सरकार सिर्फ सेना की कठपुतली भर ही दिखती है। युवा पाकिस्तान से बाहर जाकर मजदूरी करने के लिए मजबूर है। ऐसे में नहीं दिखता कि पाकिस्तान कहीं से भी इस कर्ज के जाल से बाहर आने वाला है। वीडियो को लाइक व शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।